उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपने गठन को 1 साल पूरा कर चुकी है और मेरे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1 साल एक बड़ा मिक्स तजुर्बा रहा होगा आपके लिए कि आप सरकार कुछ ने बड़े कदम भी लाई है, नकल विरोधी अध्यादेश लाई है, महिलाओं के आरक्षण की बात भी आई है, साथ में जो धर्मांतरण को लेकर कानून है वो भी आया है, लेकिन इस बीच जोशीमठ जैसी त्रासदी भी हुई है। एक मर्डर केस को लेकर भी उत्तराखंड काफी चर्चा में रहा है, अंकिता मर्डर केस को। आप अपने कार्यकाल को किस तरीके से एसेस करते हैं 1 साल के? देखिए, हमारे सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, जो भी परिस्थितियां आई हैं, सभी परिस्थितियों में हमने प्रयास किया है कि हम ठोस निर्णय लें, बिना किसी भेदभाव के लें, बिना किसी पारदर्शिता के आधार पर लें, और सरकार जो भी काम कर सकती है और उस समय में जो सबसे अच्छा बेस्ट एफर्ट्स हो सकता है वो हमने करने का प्रयास किया है कि हम अपना सर्वोत्तम दें। और 1 साल के अंदर जो भी समय है उस समय का सदुपयोग हमने राज्य के हित में किया है। एक एक छल और एक एक पण राज्य को समर्पित किया है। अच्छा मुख्यमंत्री जी, 3 काम अगर आप अपने दर्शकों को बताना चाहें, न्यूज 18 के दर्शकों को बताना चाहें, तो क्या 3 काम बताना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण काम रहे हैं सरकार के? देखिए, 3 नहीं अनेकों हमने निर्णय लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो संकल्प के रूप में हमने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाएंगे। उस पर काफ़ी विस्तार से काम हो चुका है और वो एक बड़ा काम है आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। एक बड़ा काम होगा। धर्मांतरण चूंकि एक हमारे यहाँ पर बड़ी समस्या थी, उस धर्मांतरण पर रोक लगे। धर्मांतरण जो एक अपराध था, जघन्य अपराध, भोले भाले लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कहीं न कहीं लालच देकर या डराकर, धमकाकर लगातार हो रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए सख्त धर्मांतरण का भी कानून हम लेकर आए। और इसके साथ साथ नकल का, जो नकल यहाँ के जो मेहनत करने वाले मेधावी छात्र थे, छात्राएं थे, प्रतिभागी, परीक्षाओं में भाग लेने वाले, उनके मन में एक बड़ा संदेह पैदा हो गया था, शंका पैदा हो गई कि हम मेहनत करेंगे लेकिन परिणाम हमारे हक में नहीं आएगा। उसके लिए हम भारतवर्ष का सबसे सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आए हैं और उस अध्यादेश के आने के बाद सबके मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हमारे भाई बहनों के मन में, जो प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, उनके मन में विश्वास पैदा हो गया है कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शिता से होंगी, नकल विहीन होंगी। उसका परिणाम भी है कि 3 परीक्षाएं नकल अध्यादेश के बाद हुई हैं और तीनों ही परीक्षाओं में 3 लाख से भी ज़्यादा के प्रतिभागी परीक्षाओं ने उसमें भाग लिया है। आपने भी धर्मांतरण कानून की बात करी, आपकी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था इस पर कड़ा कानून लाने पे। डेमोग्राफिक चेंजेस उत्तराखंड में हमेशा एक मुद्दा रहे हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन में जिस तरीके की पिछले कुछ समय में ग्रोथ हुई है और कहाँ से लोग आ रहे हैं कुछ पता नहीं रहता है। इस मामले को और आगे किस तरीके से सरकार दिखवा रही है? नहीं, देखिए, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और इसको लेकर मैंने लगातार प्रशासन को कहा है, पुलिस को कहा है कि इस पर एक सघन ड्राइव की आवश्यकता है। एक बार ड्राइव चली है और कुछ चीज़ें आइडेंटिफाइड भी हुई हैं, लेकिन आगे चलकर इसको हम सघन रूप से इसको ड्राइव को चलाएंगे और देखेंगे कि उसमें जो भी प्रावधान किया जा सकता है, हम किसी भी कीमत पर उत्तराखंड की जो मूल हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, उसको हम खराब नहीं होने देंगे। और जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, शांत हमारा प्रदेश है, हर प्रकार से धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, उसका वो स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम सख्त भी निर्णय लेंगे। अच्छा, गवर्नेंस के फ्रंट पर मुख्यमंत्री जी आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले समय में आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं? देखिए, चूंकि अच्छी गवर्नेंस देना ये हमारी प्राथमिकता है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण ये हमारी प्राथमिकता में है। हमने संवाद भी उसके लिए प्रारंभ किया है। उसके लिए साथ साथ लोगों को यहाँ के रोजगार के साधन उपलब्ध हों, स्वरोजगार बढ़े, उसके लिए सारे हम प्रावधान कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जो उनका मैक्सिमम अपना उपयोग हो सकता है, राज्य के लिए भी और उनके स्वयं के लिए भी,
उस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं कि स्वरोजगार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। अगर उनका स्वयं का रोजगार होगा तो जहां उनके लिए स्वयं के लिए लाभदायक होगा, वहीं प्रदेश के लिए भी वो अपना बड़ा योगदान दे पाएंगे। और जो हम एक 10 सालों का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केदार बाबा की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो 10 सालों का रोड मैप लेकर हम लोग चल रहे हैं कि 10 सालों में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाएगा। हमारी आर्थिकी बढ़ेगी, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, हर क्षेत्र में हमारा राज्य आगे होगा। पिछले कुछ समय में एक लगातार मैंने वीडियोस देखे हैं, आप जब भी कहीं अपने प्रवास पे जाते हैं, आप कहीं रुकते हैं रात में, तो अगले दिन आप अपने मॉर्निंग वॉक में इंश्योर करते हैं कि आप लोकल लोगों से मिलें। तो क्या एक फीडबैक सिस्टम है ये? देखिए, चूंकि हमने कार्यक्रम चलाया हुआ है सरकार जनता के द्वार, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि सबसे फीडबैक लें, सबके साथ संवाद बनाएं, जमीनी हकीकत को जानकर उसके अनुरूप सरकार में नीति बनाते समय, निर्णय लेते समय उन बातों को ध्यान में रखकर निर्णय हो जो वास्तव में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए कोई सहायता के रूप में हो सकता है, उनकी समस्याओं के समाधान के रूप में हो सकता है, या उनकी आवश्यकता के रूप में हो सकता है। तो इसलिए इस संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और मैं स्वयं प्रयास कर रहा हूं कि जैसे होम स्टे में रुकता हूं तो उस गांव की मातृशक्ति से मिलता हूं, वहां के नौजवानों से मिलता हूं, छोटे काम करने वाले, लघु उद्योग चलाने वाले, उन सभी से, और उद्यान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से अलग अलग इस प्रकार के हमने संवाद के कार्यक्रम भी स्थापित किए हैं। बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला भी हमने यहाँ पर शुरू की है, जिसमें 12 से ज्यादा हम इसके कार्यक्रम कर चुके हैं। उसमें भी हम विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अनेकों विशेषताएं प्राप्त की हैं, अपने अनुभव लिए हैं, उन सभी के अनुभव लेकर उनकी विशेषताओं का लाभ राज्य को मिले, उनके भी जो है विचार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब फीडबैक भी है और संवाद भी है, जमीनी हकीकत भी है, और सुशासन अच्छा हो उसका भी जो है ये प्रयास है। अच्छा, आपने एक अच्छा आइडिया दिया कि आप जब जाते हैं लोगों से मिलते हैं, जैसे आपने कहा कि फीडबैक सिस्टम भी है। जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं या जो आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लेवल पे भी ये शुरू होना चाहिए? नहीं, सभी शुरू कर रहे हैं और शुरू होगा। जब मैं मुख्यमंत्री हूं और मैंने जब प्रारंभ किया है तो निश्चित रूप से सभी प्रारंभ कर, सभी लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और सभी से हमने अनुरोध भी किया है, सब लोग कर भी रहे हैं। धीरे धीरे जो चौपालें हैं, ग्राम सभाएं की प्रवास हैं, सब प्रारंभ हो रहे हैं। सारे लोग जो है अभी 23 तारीख से लेकर लगातार अगले 10 दिनों तक हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल के कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर आम जन की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही बहुत सारी जो सामान्य समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होगा। जी, आपने अभी होम स्टे का जिक्र किया। जब आप रात में जाते हैं तो होम स्टे में आप रुकना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड बेसिकली टूरिज्म बेस्ड स्टेट है, यहाँ के लोगों की आर्थिकी पर्यटन से जुड़ी है। एक टूरिज्म पे पॉलिसी आई है सरकार की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो गेम चेंजर हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में गेम चेंजर होगी, और मैक्सिमम लोग टूरिज्म से जुड़ेंगे, और उन सभी का प्रोत्साहन करने के लिए हमने 100% तक की सब्सिडी का भी उसमें प्रावधान कर दिया है। ये नीति ही हम इसलिए लेकर आए हैं कि ये आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए एक बड़ा आर्थिकी का और रोजगार का माध्यम बनेगी। जी, एक पॉलिटिकल सवाल मेरा आपसे है कि आप 50 से कम उम्र के मुख्यमंत्री हुए क्लब में शामिल हैं, और उत्तराखंड में आप दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ क्योंकि बीजेपी में पिछले कुछ समय में ये रहा है, बड़ी एग्रेसिव हुई है बीजेपी, उन्होंने बहुत से पार्टियों के नेता अपने वहां लिए हैं, आपकी पार्टी में भी बहुत से सीनियर नेता हैं, 6 तो पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं पार्टी के अंदर। तो इन सब लोगों के बीच में काम करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग या कितना क्या अनुभव रहा, मतलब आपका कुल मिला के? नहीं, सबसे अच्छा है कि देखिए, आयु में छोटा होने से और उससे एक फायदा बड़ा अच्छा है कि मैं सबसे पूछ लेता हूं, और उनके जो अनुभव हैं, उनके अनुभवों का लाभ मुझे सरकार चलाने में, संगठन में काम करने में, सबके साथ समन्वय करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान होती है, और उनके अनुभव भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो और अच्छा हो जाता है।
क्या ऐसा भी हमने अनुभव किया कि भाई क्योंकि सीनियर नेता हैं, अपनी अपनी बातें लेके आते हैं, कई कंपल्शंस होते हैं, नेताओं के बहुत सी सिफारिशें होती हैं, उनको कैसे डील करते हैं आप? नहीं, सामान्य सी बातें हैं। देखिए, जो बड़े हैं हम उनका मन से सम्मान करते हैं, और जो विधि के अनुसार चीज़ें होती हैं सभी होती हैं, छोटे हों बड़े हों, जो भी हमारे कार्यकर्ता भी आते हैं सभी का, चूँकि हमारी पार्टी में एक अच्छा ये है कि सभी लोग जो है जो सकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं उन्हीं पर जोर देते हैं और वो अधिकतर हो जाती हैं। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि राजकाज के काम से आपको अक्सर दिल्ली जाना होता है। यहाँ पर बीजेपी के 47 मेंबर हैं, बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है 70 की विधानसभा में, और राजनीतिक स्थिरता भी एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में रहा है। लेकिन आप जब दिल्ली जाते हैं तो नई नई खुसर फुसर क्यों शुरू हो जाती है? आपने कभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग जो है उनके पास शायद कोई काम नहीं रहता है, वो सिर पैर कुछ होता नहीं है, ऐसी बातों को यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं। अब 1 साल हो गया, बहुत समय हो गया, बहुत बात चलाया शुरू से। मैं जानता हूँ कि मेरे को बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे तभी से बातें प्रारंभ कर दी गई थी। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, और इन बातों से हम लोग जानते हुए भी अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि हमें अपने काम से काम होता है, काम करना है। और पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक सामान्य से कार्यकर्ता को मुझे अवसर दिया है। मेरा प्रयास है कि मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के, अपनी पार्टी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप काम करूं, और उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की आशाओं, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करते हुए राज्य को आगे बढ़ाएं, उस दिशा में काम करते हैं। अच्छा सर, आपकी कैबिनेट में कुछ पद अभी खाली भी हैं, और बीजेपी के कई विधायक भी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो पद जल्दी भरेंगे। आपको क्या लगता है कि ये दूसरा साल आपका शुरू हो रहा है, इस साल कुछ देखने को मिलेगा? एक्टिविटी कैबिनेट में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर सभी काम तय समय पर होते हैं, और सभी चीज़ों पर चिंतन होता है। जहाँ पर देश काल परिस्थिति के अनुरूप जैसी आवश्यकताएं होती हैं, वैसे पार्टी हाईकमान भी उस पर हम लोगों से परामर्श करता है, हम भी पार्टी हाईकमान से करते हैं, उसके बाद ही कुछ निर्णय होते हैं। जी। एक मुद्दा मुख्यमंत्री जी जो बहुत देश में चर्चा का विषय मिला, वो मिला जोशीमठ में जब दरारें आई तो उसको लेके एक हड़कंप की सी भी स्थिति कई लोगों को बीच में देखने को मिली। टूरिज्म इंडस्ट्री पे भी बड़ा नेगेटिव एक तरीके का इम्पैक्ट गया। अब स्थितियां नॉर्मल हुई हैं और अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, टूरिज्म सीजन भी शुरू होने वाला है, तो वहां पर लोड कैपेसिटी को लेके, चारधाम पे लोड कैपेसिटी को लेके सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है? नहीं, चारधाम के लिए हमने व्यवस्था बनाई है, और जो चारधाम पर पूरी यात्रा को जो संचालन करते हैं, होटल वाले हैं, परिवहन वाले हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, उन सभी के साथ संवाद हम कर रहे हैं। और कुछ मीटिंगें हमारी हो भी गई हैं जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए हम बैठक कर रहे हैं, वहीं इन व्यवस्थाओं के लिए भी मीटिंग कर रहे हैं कि इसका संचालन कैसे हो, जो सबकी सहमति होगी, किसी को कोई परेशानी न हो, हमारा ये भी उद्देश्य है। और हमारे चारधाम में जो लोग अपने व्यवसाय से जुड़े हैं, उनका व्यवसाय भी प्रभावित न हो, आने वाले लोगों की यात्रा भी अच्छी हो, मतलब सुविधाजनक हो, उसके लिए हमारा प्रयास है। अच्छा, कैरिंग कैपेसिटी को लेके भी आपने पहले बात बोली है कि उत्तराखंड के जो शहर हैं, खासकर जहां टूरिज्म का दबाव ज्यादा भी है, वो कितना भार उठा सकते हैं, भार वहन कर सकते हैं। तो ये तो क्योंकि अब पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कब तक उस पर रिपोर्ट या कोई इस तरीके का फीडबैक आ जाएगा जिस पे कुछ काम होगा? नहीं, उसके लिए हमने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि हमारा आपदा प्रबंधन विभाग जो है, जो कैपेसिटी वेयरिंग है, उस पर काम करेगा। और जहाँ पर ये कैपेसिटी पूरी हो गई है, अधिक हो गई है, वहाँ हम लोग निर्णय लेंगे। और इस पर जल्दी ही हम लोग मतलब रिपोर्ट भी अभी चूंकि आनी है, एनडीएमए की रिपोर्ट भी आने वाली है। रिपोर्ट आने के बाद फिर हम तेजी से जो पुनर्वास का काम हमने प्रारंभ कर दिया है, और किस प्रकार से वहाँ पर आगे का सेफ्टी पर्पज से काम होना है, ट्रीटमेंट होना है, या अन्य जो सीवरेज से लेकर पानी, बिजली और सड़क, इन सब की जो व्यवस्था होनी है, वह भी हम ठीक प्रकार से करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का
लगातार हमको पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार हर संभव उसमें हमारी सहायता करेगी। क्योंकि टूरिज्म की बात हो रही है तो आप अभी हाल में एक एक्साइज पॉलिसी भी सरकार उसमें लाई है, नई एक्साइज पॉलिसी लाई है। और शराब उत्तराखंड में हमेशा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। कई लोग शराब बंदी की भी मांग करते रहे हैं, लेकिन टूरिज्म स्टेट होने के नाते राजस्व का नुकसान भी स्टेट को होता अगर नहीं होता। आप इस पूरे इशू को किस तरीके से आगे हैंडल करना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी जब सरकार ने शराब सस्ती करी है तो कुछ लोग उसको क्रिटिसिज्म के तौर पे देख रहे हैं। नहीं, देखिए, शराब सस्ती नहीं करी है। शराब की तस्करी रोकने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, इन सभी राज्यों में शराब हमसे बहुत सस्ती है। तो इस कारण से जो कोरोना महामारी के समय में एक उसका आंकड़े निकाले गए, तो कोरोना महामारी के समय में हमारे यहाँ पर 2 करोड़ शराब की बोतलें ज्यादा बिक्री हुई हैं और सामान्य स्थितियों में वो 2 करोड़ की संख्या घट गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम शराब बहुत महंगी करते हैं तो दूसरे राज्यों से तस्करी होने का तस्करी होती है। उस तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि जिसको शराब पीनी होगी वो कहीं से भी लाकर पिएगा, इसलिए हमने निर्णय किया कि शराब की तस्करी न हो। और शराब अन्य राज्यों से आज भी हमारे यहाँ महंगी है। जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों से आज भी महंगी शराब यहाँ बिक रही है। जी, एक अंतिम सवाल मेरा यह है कि तेलंगाना और उत्तराखंड के बीच में बड़ी एक लोग समानता देखते हैं कि वहां भी अभी राजधानी का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। उत्तराखंड में गैरसैंण समर कैपिटल बनी है, लेकिन परमानेंट कैपिटल कहाँ होगी अभी भी फैसला नहीं हुआ है। आपके कार्यकाल में क्या आप इसको लेके कुछ कहना चाहते हैं आगे कि कोई घोषणा करेंगे या कुछ? हमारी सरकार ने देखिए अभी गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकालीन बनाई है और ग्रीष्मकालीन राजधानी पर चूंकि एक बड़ा स्ट्रक्चर है वहां पर पहले से ही, और उसका भी सिस्टमेटिक रूप से भविष्य में विकास हो और ठीक प्रकार से वो स्थान हमारा और डेवलप हो, लोगों की आवाजाही वहाँ पर बढ़े, उसके लिए हम एक पूरा आगे के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। जी, तो बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 को समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज रखी हैं आने वाले समय में किस तरीके से गवर्नेंस आगे को बढ़ाई जाएगी।